ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं हुमारा इसार खान। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ एक छत के नीचे एक ही मंच पर नजर आए। प्रदेश की राजनीति में लंबे वक्त से इस घटनाक्रम को लेकर अफवाहें, अटकलें चलती रही और आज उन सब पर विराम लग गया। मराठी अस्मिता वाली चुंबक के सहारे ठाकरे बंधु फिर से खिंचकर एक साथ आ गए, वो भी पूरे परिवार के साथ। अब सवाल यह है कि यह भाईचारा आखिर कहां तक जाएगा? क्या ये सिर्फ दो भाइयों और परिवारों का मिलन है या फिर इसके पीछे एक नई सियासी रणनीति है? ये हम आगे डिकोड करने वाले हैं आज, लेकिन पहले आपको 40 सेकंड के उस वीडियो में छिपी केमिस्ट्री दिखा देते हैं जो दोनों भाइयों के भविष्य की रणनीति का संकेत दे रही है। कैमरे के पहले फ्रेम में जब दोनों भाइयों की एंट्री हुई तो स्टेज पर उद्धव ठाकरे ने 4 कदम राज ठाकरे की तरफ बढ़ाए। इसके बाद राज ठाकरे अपनी जगह से 2 कदम उद्धव ठाकरे की तरफ बढ़े। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला और सामने बैठे नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन किया। आगे हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद। कैमरे के अगले फ्रेम में दोनों भाइयों ने स्टेज पर रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ बाकी महापुरुषों की तस्वीरों को माल्यार्पण किया। पुष्पहार अर्पण करावा। फिर भाषण की शुरुआत हुई। सन्माननीय उद्धव ठाकरे, आणि माझ्या जमलेल्या सर्व तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, लेकिन इस पूरे दृश्य में जितनी मुस्कान और खुशी उद्धव ठाकरे के चेहरे पर थी, उतनी राज ठाकरे के चेहरे पर नहीं दिखी। राज ठाकरे अपने चिर परिचित गंभीर अंदाज में ही दिखाई दिए। तुमच्या हातात सत्ता असेल ती विधान भवनात, आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर। रैली की शुरुआत से लेकर आखिर तक जहां जहां दोनों भाई साथ दिखे, राज ठाकरे का व्यवहार काफी सीमित दिखा, जबकि उद्धव ठाकरे का अंदाज उनसे बिल्कुल अलग था। रैली के आखिर में जब परिवार और पार्टी के बड़े नेताओं ने मंच साझा किया तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे उद्धव ठाकरे के बगल में खड़े नजर आए, जबकि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चाचा राज ठाकरे के साथ खड़े। आखिर में अमित और आदित्य ठाकरे ने भी एक साथ स्टेज पर आगे आकर कार्यकर्ताओं को पारिवारिक और राजनीतिक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। आणि तमाम महाराष्ट्रीय जनतेचं या दिवशी मी अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो। पारिवारिक संदेश की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 20 साल पहले दोनों परिवारों के रिश्तों में आई दूरी की वजह जितनी राजनीतिक थी उतनी पारिवारिक भी थी। इसलिए सवाल उठता है, क्या दोनों का साथ आना सियासी मजबूरी है या परिवारों की दूरी भी कम हुई है? क्योंकि मंच पर दोनों भाई गले मिले, एक साथ दिखे, लेकिन दोनों भाइयों की पत्नी और परिवार अलग अलग बैठा नजर आया। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे अपनी बेटी उर्वशी, बहू मिताली और ननद जयवंती के साथ स्टेज की दाईं ओर बैठी दिखी, तो स्टेज के बाईं तरफ उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे बेटे तेजस और आदित्य के साथ बैठी नजर आईं। दोनों भाइयों के बेटे आदित्य और अमित भी स्टेज के नीचे अलग अलग बैठे नजर आए। शायद यही वजह रही कि दोनों को मंच पर बुलाकर एक साथ तस्वीरें खिंचाई गईं ताकि कोई सवाल न उठे। आभार मानतो आणि तमाम महाराष्ट्रीय जनतेचं या दिवशी मी अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो। अब सवाल ये है कि 20 साल बाद दिखी ये केमिस्ट्री आखिर कहां तक जाएगी? उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि हम आगे तक साथ रहेंगे। म्हणजे आम्ही एकत्र येणार, आल्यानंतर निवडणुकीपर्यंत एकत्र राहतील का? सत्ता प्राप्ती, काही जण म्हणतात की यांचा मराठीचा नाही, महापालिकेचा आहे। अरे नुसता महापालिकेचा नाही तर आमच्या महाराष्ट्राचा आहे। आम्ही महाराष्ट्र सुद्धा काबीज करू। वहीं राज ठाकरे ने अपने 25 मिनट के भाषण में भविष्य का तो कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए उसे फडणवीस सरकार के एक फैसले ने कर दिया। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। ते बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं।
यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2006 में जिस मराठा राजनीति की विरासत पर कब्जे के लिए दोनों भाइयों के रास्ते अलग हुए थे, अब एक बार फिर उसी मराठा अस्मिता की चुंबक ने दोनों भाइयों को एक दूसरे की तरफ खींचा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस हिंदी भाषा वाले फडणवीस सरकार के फैसले के खिलाफ दोनों भाइयों का मिलाप हुआ है, अब उसी हिंदी की लड़ाई को लेकर दोनों हिंसा के लिए उकसाने से भी बाज नहीं आ रहे। तर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। संकेत ये मिल रहे हैं कि दोनों भाइयों का साथ आना एक बार फिर से ब्रांड मराठा स्टाइल राजनीति पर पकड़ बनाने का प्रयास है। बाल ठाकरे की जिस विरासत को अपना बताकर एकनाथ शिंदे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं, अब दोनों भाई उस विरासत को अपने परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। यही वजह है कि मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों ने एक बार फिर से हाथ मिलाया है। तुटू नका फुटू नका आणि मराठी ठसा पुसू नका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजनीति में टाइमिंग काफी मायने रखता है और उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की ये टाइमिंग काफी अहम है। जाने अनजाने में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ठाकरे ब्रदर्स वाली पिक्चर की निर्माता बन गई है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के हिंदी अनिवार्य करने के फैसले का विरोध हुआ। उद्धव और राज ठाकरे दोनों ने इस लड़ाई को हिंदी बनाम मराठी का रंग दिया और मराठी अस्मिता के नाम पर हाथ मिला लिया। उद्धव राज ठाकरे का भाईचारा जरूरी है या सियासी मजबूरी है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाल ठाकरे ने भले ही अपनी विरासत उद्धव ठाकरे को सौंपी, लेकिन परिवार और पार्टी से राहें अलग करने के बावजूद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ब्रांड बाल ठाकरे स्टाइल की राजनीति करनी नहीं छोड़ी। राज ठाकरे ने मराठी मानुष के नाम पर मारपीट भी की और तोड़फोड़ भी की। हाल में फडणवीस सरकार के हिंदी अनिवार्य करने के फैसले के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आई। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मुझे माफ कर दो। हालांकि दोनों को मराठा अस्मिता वाली राजनीति का कोई खास फायदा नहीं मिला। बीजेपी से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गए। बाद में एकनाथ शिंदे ने अलग पार्टी बना ली और खुद को बाल ठाकरे की विरासत का ध्वजवाहक घोषित कर दिया। बीजेपी के साथ जाकर सीएम से डिप्टी सीएम की कुर्सी तक का सियासी स्वाद चख लिया। दूसरी तरफ राज ठाकरे प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चले गए। बीते चुनावों की बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीती, जबकि राज ठाकरे की पार्टी मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना 2 गुटों में नहीं बटी थी, तब उद्धव के पास 56 सीटें थी, तब भी राज ठाकरे की पार्टी एक ही सीट जीती थी। 2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, जबकि मनसे ने 7 सीटें जीती थी। बीजेपी ने इन चुनावों में 82 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन नतीजों को देखें तो राज ठाकरे की पार्टी के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार नीचे गया है। ऐसे में अब उद्धव और राज ठाकरे दोनों के सामने अपने सियासी अस्तित्व को बचाने की चुनौती है, क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी जीत हासिल कर लेती है तो महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे दोनों के पास सियासी तौर पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठाकरे ब्रदर्स की रणनीति एक साथ आकर मराठी अस्मिता के मुद्दे पर अपनी पकड़ बनाना है, मराठा वोटर को अपने पाले में लाना है। ठाकरे बंधु जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि बाल ठाकरे की विरासत पर उनका ही अधिकार है। एकनाथ शिंदे ने उनके साथ विश्वासघात किया है। दोनों भाई बीजेपी पर भाषाई आपातकाल का आरोप लगाकर मराठा की लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं।
हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही. आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्यापेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत. एक गंमत बघा, हिंदी भाषिक राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या मागास, आणि हिंदी न बोलणारी जी राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या प्रगत, आणि वर आम्ही हिंदी शिकायचं. जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका. कोणासाठी शिकायचं? आम्ही मराठी आहोत, आम्हाला मराठी असण्याचा अभिमान आहे, मराठी भाषेचा अभिमान आहे, पण त्याच वेळी आम्ही हिंदू आहोत, आम्हाला हिंदुत्वाचा अभिमान आहे, आणि आमचं हिंदुत्व हे सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणारं हिंदुत्व. सवाल ये भी है, क्या ये भाईचारा सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए है या रणनीति कुछ और है? जानकार ये भी डिकोड करने में लगे हैं कि राज ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी और महायुति के खिलाफ हमला बोला, लेकिन एमवीए पर निशाना नहीं साधा. क्या इसके पीछे भी कोई विशेष रणनीति है? बीएमसी के चुनाव के लिए ही दोनों भाई साथ आए हैं, और कोशिश ये है नैरेटिव कि किसी तरह से मराठी वर्सेस हिंदू हो जाए, तो ये बीजेपी वर्सेस जो बची खुची शिवसेना है वो हो जाए. अगर बीजेपी और एक नाथ शिंदे की पार्टी मिलकर किसी तरह से बैकफुट पर चली जाएं किसी भाषाई विवाद पर, तो वो बृहन मुंबई के चुनाव में हो सकता है कि दोनों भाइयों के लिए कुछ पैर जमाने का मौका मिल जाए. फिलहाल दोनों भाइयों का साथ आना किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग की तरह दिख रहा है, लेकिन राज ठाकरे के मन में क्या है उस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है. आगे बढ़ेंगे. क्या सुशासन बाबू के राज में सब ठीक नहीं है? क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है? क्या नीतीश कुमार की पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में फेल हो रही है? ये सभी सवाल पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद सामने हैं. खेमका को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई. पुलिस पर आरोप लग रहा है. सूचना मिलने के बाद भी पुलिस 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची, और इस बीच खेमका की हत्या पर सियासत गरमाई हुई है. इसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं. विपक्ष का कहना है बिहार सरकार हर मोर्चे पर नाकाम, बिहार में जंगल राज, और सरकार कह रही है विपक्ष को लालू राज की याद दिलाते हुए दावा कर रही है कि अपराधी जल्द अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे. बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है. ऐसे में कानून व्यवस्था यहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है. हेलमेट नहीं है, किसी का लाइसेंस नहीं है, बिहार पुलिस का यही कांड हो गया. तारीख 4 मई, वक्त रात 11:37. सीसीटीवी में एक कार नजर आती है. पास ही एक शख्स भी दिखाई दे रहा है जिसने हेलमेट पहन रखा है. कार जैसे ही गेट के पास रुकती है, हेलमेट पहना शख्स बेहद तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और 11:38 पर कार सवार को गोली मारकर वहां से भाग जाता है. इस कार में कोई आम आदमी नहीं, बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका सवार थे, जिन्हें पटना में उनके घर के सामने ही गोली मार दी गई. गोपाल खेमका की कार के पीछे एक और कार आ रही थी. गोली की आवाज सुनकर कार सवार गाड़ी से उतरता है और बाइक सवार हमलावर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुका होता है. इसी बीच इमारत का चौकीदार गेट खोलता है तो सामने कार में गोपाल खेमका की बॉडी दिखाई पड़ती है. बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस तस्वीर ने साफ कर दिया है, क्योंकि जहां गोपाल खेमका को गोली मारी गई वो एक पॉश इलाका है. खेमका के घर से महज 200 मीटर पर डीएम का घर है. कुछ ही दूरी पर पटना पुलिस का मुख्यालय है. इतने वीआईपी इलाके में एक व्यापारी का इस तरह से मर्डर हो जाना पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है. बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. वह बाकीपुर क्लब से गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे. हम घटनास्थल पर मौजूद है. जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे, यहीं पर अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए. ये वीआईपी इलाका है.
गांधी मैदान थाना यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। एसपी आवास, डीएम आवास भी पास में है और सबसे बड़ी बात, सामने में गांधी मैदान है, वहीं पर जो है पटना जोन के वरीय पुलिस अधिकारियों का कार्यालय है, जैसे एसएसपी का कार्यालय है, आईजी, डीआईजी का कार्यालय है। जो मृतक के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि थाना पास में है, लेकिन पुलिस को आने में 2 घंटे लग गए। गोपाल खेमका शुक्रवार रात अपनी कार से रोजाना की तरह बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने खेमका को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस को खबर नहीं है इतने बड़े आदमी की गोली मार के हत्या कर दी गई। 3 साल पहले इनके बेटे को गोली मार दिया गया था और ऊपर से कहते मेडिवर्सल, हम लोगों को एड्रेस नहीं था, लोकेशन नहीं मिला। गांधी मैदान थाना से मेरा घर मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है और वहाँ गोली चली है मेन रोड पर। उसको इन लोगों पुलिस वालों को खबर नहीं है, कोई डिप्टी वाला नहीं, कोई पेट्रोलिंग वाला नहीं। हाई प्रोफाइल मर्डर होने के चलते पटना के उद्योगपतियों और व्यवसायियों की भीड़ धीरे धीरे अस्पताल के बाहर जुटनी शुरू हो गई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे। इन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूरा बिहार त्रस्त है, सिवान में नरसंहार, बक्सर में नरसंहार, सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। पुलिस पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस केस में उसकी तरफ से कई लापरवाही सामने आ रही है। खेमका के परिवार का आरोप है, सूचना मिलने के करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ही पुलिस को बताया गोली के खोखे कहां गिरे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। थाना पता नहीं, थाना सो रहा था कि क्या हो रहा था, उसको खबर क्यों नहीं है। बुलेट की आवाज़ उनको नहीं सुनाई दी या अगल बगल से उनको क्यों, इनकी जो पुलिस की गश्ती जीप घूमती है उनको कोई खबर नहीं है। 1:33 पे गांधी मैदान थाना की पुलिस मेडिवर्सल पहुंची थी। सब आके ऐसे खड़े हो गए जैसे वो तमाशा देखने आए हैं और हम लोगों ने ही उनको बताया कि साहब यहाँ पे ऑकरेंस हुआ है, यहाँ पे गोली गिरी हुई है, खोखा गिरा हुआ है, उसको देखिए। तब वो लोग ईटा से घेर घार करके उसके बाद वो लोग चले। गोपाल खेमका पटना के जाने माने व्यवसायी थे। वो कभी यहाँ के टॉप अस्पताल रहे मगध हॉस्पिटल के मालिक भी थे। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या भी 6 साल पहले वैशाली के औद्योगिक थाना इलाके में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। यही वो उनका अपार्टमेंट है। देर रात एक कार्यक्रम से वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए यहाँ पर आए और जैसे ही अपार्टमेंट के गेट पे पहुंचे, यहीं पर अपराधी जो हैं घात लगाकर छुपे हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर आई, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। उसकी एक सबसे बड़ी बात, आज से 6 वर्ष पूर्व उनके बेटे जो गुंजन खेमका थे, उनकी भी अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी थी। यही वो गाड़ी है जिसमें वो सवार थे, खुद ड्राइव करते हुए इस गाड़ी को वो आ रहे थे। गाड़ी में खून के धब्बे भी जो हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। अब देखिए घटना का कारण क्या है, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो बना हुआ है। अब सवाल ये है, गोपाल खेमका को किसने गोली मारी? हमलावर की खेमका से क्या रंजिश थी? क्या हमलावर को किसी ने सुपारी दी थी? क्या खेमका और उनके बेटे की हत्या के बीच कोई कनेक्शन है? पटना पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। पुलिस का दावा है खेमका के हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे। उसके पास काफी इनपुट है। इस घटना में भी हत्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन कारणों की तहकीकात की जा रही है। पूरे सीसीटीवी के कैमरे भी पूरे खंगाले जा रहे हैं और उनसे अपराधी के संबंध में भी सूत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग की अपेक्षा है कि जल्द ही इस घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इस बीच पटना पुलिस से परिवार के आरोपों को लेकर सवाल किए गए तो उनका कहना था, अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई है तो उसकी जांच की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। एसएसपी साहब को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि जो स्थानीय थाना ने रिस्पॉन्ड करने में अगर किसी प्रकार की देरी हुई है, उनको किस समय सूचना प्राप्त हुई और किस समय उनके द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, इसकी वो जांच करेंगे। यदि किसी की इसमें कोताही पाई जाएगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है बिहार में अपराधियों को कानून का डर नहीं रह गया, बिहार में जंगल राज है। पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई
अब तक 6-7 साल हो गया, उनके पुत्र की जो हत्या की थी अब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। शासन था, आज उनके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर। और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है, बगल में डीएम आवास है, बगल में थाना है, एसपी का घर है, जगह जगह आप देखिएगा मौर्या होटल है, आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। विपक्ष के हमलों के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। विजय सिन्हा ने परिवार को भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने विपक्ष के जंगल राज वाले आरोपों पर भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। लेकिन सरकार के इन दावों के बीच बिहार से क्राइम की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बिहार के सीवान में 3 लोगों को बीच बाजार तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया चौक पर शुक्रवार देर शाम ये वारदात हुई। बताया जा रहा है आपसी वर्चस्व में 3 युवकों की हत्या कर दी गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है जबकि 2 लोग लापता हैं, जिसके बाद से इलाके में तनाव के हालात हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।